हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसी के कुछ और क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अ फिगर ऑफ डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम अंडर द नेगेटिव बेंडिंग ओवर द सपोर्ट। ठीक है, तो ओवर द सपोर्ट ये बात कर रहा है, इज गिवन बिलो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर। ठीक है, तो ओवर द सपोर्ट बेंडिंग मूवमेंट किस तरीके से यहाँ पर आता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस तरीके की अगर बीम है जो आपकी सपोर्ट्स पर टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है, तो उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। दोनों एंड से होना चाहिए। अगर आपके पास में इस तरीके का यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट सपोर्ट आता है तो ये आपकी कंटिन्यूस बीम कहलाती है। कंटिन्यूस बीम पर अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो सपोर्ट जहां पर होते हैं, जहां पर कॉलम होता है, उस जगह पर टॉप में कैसा प्रोफाइल आता है, हॉगिंग आता है। ठीक है, तो यहां पर हॉगिंग आएगा तो टेंशन रेनफोर्समेंट आपको टॉप में देना होता है। और अगर आप मिड स्पान के आसपास अगर बात करोगे तो टेंशन कहां पर आता है, वो आपका बॉटम में आता है। तो आप रेनफोर्समेंट कहां दोगे, बॉटम पर दोगे। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोफाइल बन रही है टॉप पर, वो आपकी टेंशन टॉप में रखेगी, तो इस वजह से रेनफोर्समेंट जो AS2 वाला होगा ये टेंशन वाला होगा, और AS1 वाला जो होगा ये कंप्रेशन वाला होगा। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो स्टील बार AS1 विल बी इन द टेंशन। ठीक है, ये गलत है। स्टील बार AS1 विल बी इन द कंप्रेशन एंड द स्टील बार AS2 इन द टेंशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है। इसी के साथ अगर आपको कैंटिलीवर बोले बाय डिफॉल्ट लोडिंग यदि बोले आपको, तो ग्रेविटी लोड आप जब मानते हो तो कैंटिलीवर में भी टॉप पर हॉगिंग आता है। ठीक है, तो कैंटिलीवर के केस में भी आपका आंसर यही होगा। बाय डिफॉल्ट यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसा होता है रेनफोर्समेंट या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम दे दी जाए, तो फिर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लोड कॉम्बिनेशन से है। द फॉलोइंग आर द मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चरल मेंबर। किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पर मूवमेंट्स आपको बता रखे हैं। लिमिटिंग मूवमेंट फॉर द कोलैप्स कंडीशन। ठीक है, जब हम LSM में पढ़ते हैं तो दो तरह की कंडीशन आती है। एक तो आती है सर्विसिबिलिटी कंडीशन, यानी कि वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन जब आप चेक करते हैं। और बाकी जो कंडीशन है कोलैप्स, कोलैप्स में हम लोग चेक करते हैं फ्लेक्सर के अंदर सेफ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बोलते हैं कि टॉर्जन में सेफ होना चाहिए, शेयर में सेफ होना चाहिए। तो इस तरह की जो कंडीशंस आती है वो कोलैप्स क्राइटेरिया को चेक करवाती है। ठीक है, तो कोलैप्स के अंदर लोड कॉम्बिनेशंस आपके अलग है। और LSM मेथड के अंदर यदि आप बोलें कि सर्विसिबिलिटी कंडीशंस के लिए लोड कॉम्बिनेशन चेक करोगे तो वो डिफरेंट है। डेड लोड, लाइव लोड, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट आया था वो आपको दे रखा है। विंड लोड और अर्थक्वेक के कॉरस्पॉन्डिंग में मूवमेंट आपको दे रखा है। मैं क्लासेस में आपको कई बार बता चुका हूं कि विंड और अर्थक्वेक कभी भी एक साथ किसी भी दुनिया के कोड में जो है एक साथ कभी लोड कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर फिनोमिना हो जाएगी कि जब विंड क्रिटिकल चल रहा है उसी टाइम पे अर्थक्वेक भी आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का हो, ऐसी रेयर जो है घटना होगी। ठीक है, तो इस वजह से किसी भी दुनिया में किसी भी कोड को यदि आप फॉलो करो, ब्रिटिश कोड को, अमेरिकन कोड को, ठीक है, इंडियन कोड को, या फिर आप मैंने कई सारी बिल्डिंग्स जो है सऊदी अरब वगैरह में डिज़ाइन की थी, तो वहाँ वहाँ पर भी जो आपका कोड लगता है उसमें भी यदि आप देखें तो विंड और अर्थक्वेक कभी भी आपका एक साथ नहीं आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो लोड कॉम्बिनेशन आप लगाएंगे वो कॉलेप्स वाले होंगे। ठीक है, तो कॉलेप्स कंडीशन के कोरोस्पॉन्डिंग 1.5 डेड लोड और 1.5 लाइव लोड आप लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर डेड लोड 180 गिवन था और लाइव लोड आपको 160 गिवन था। तो इस जगह से वैल्यू आ रही है आपकी 510 किलो न्यूटन मीटर। डेड लोड और लाइव लोड के लिए IS कोड कहता है 1.5 का, ठीक है, लोड फैक्टर लिया जाता है। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो लेता है 1.5 डेड लोड या फिर 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से हमेशा जो बड़ा होगा वो आपका क्रिटिकल कॉम्बिनेशन दे पाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है वो अर्थक्वेक वाली है, तो 80 यहाँ पर आप ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपको डेड लोड में 0.9 आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली अगर डेड लोड की वजह से स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी वहां पर पा रहा है तो फिर आप लोगों को 0.9 का फैक्टर लेना होगा। जैसे कि आप ग्रेविटी डैम में देखते हैं, ग्रेविटी डैम में यदि आप बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है टो, इसके अबाउट जो है ये क्या कर सकता है, ओवरटर्न कर सकता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो इसका डैम का जो वेट है वो इसको स्टेबल बनाता है। तो यदि आप सेफ्टी क्राइटेरिया यहाँ पर चेक करने जाते हैं तो फिर डेड लोड पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9 लगा करके आप काम करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल कैलकुलेशन में जो लोडिंग होती है वो हमेशा आपके स्ट्रक्चर को डेंजर में डालती है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा लोड का फैक्टर जो है 1.5 डेड लोड लेकर के चलेंगे। तो 1.5 तो डेड लोड था और 1.5 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से मैक्सिमम यानी कि 80 आ गया, तो 390 यहाँ पर वैल्यू निकल रही है।
तीसरा जो कॉम्बिनेशन है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, वो आपका 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, इन दोनों में से जो बड़ा है वो, ठीक है। तो तीनों के लिए बेसिकली फैक्टर 1.2 आपको अप्लाई करना है। तो 1.2 डेड लोड 180 है, लाइव लोड आपका 160 है, और विंड और अर्थक्वेक में से अर्थक्वेक आपका गवर्न कर रहा है डिजाइन, वो 80 है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो 504 किलो न्यूटन मीटर आ रही है, ठीक है। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे, ठीक है। बेसिकली विंड लोड और अर्थक्वेक लोड जो है लेटरल फोर्सेस देते हैं, ठीक है। तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड जनरली बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर शियर वॉल्स, ठीक है, या जो कॉलम बीम फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उससे रजिस्ट हो पाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री विल बी द मोस्ट क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन, जो कि यहाँ पे 510 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इस कंप्लीट डिजाइन में आपका जो यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है वो डेड लोड और लाइव लोड को लेकर के दे रहा है। इसका मतलब विंड और अर्थक्वेक को आप कंप्लीटली डिजाइन से एलिमिनेट कर सकते हैं, वहां पर उसकी वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें अगर आपको लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के कॉम्बिनेशन अगर देखने हो तो सर्विसिबिलिटी में रिस्क नहीं होती है, स्ट्रक्चर गिरेगा नहीं, सिर्फ सर्विसिबिलिटी में फेल हुआ है यानी कि एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस आ गए, एक्सेसिव क्रैक्स आ गए, ठीक है। यूजर जो होगा वो डिस्कंफर्ट फील करेगा, तो रिस्क नहीं है, इस वजह से आप जो है यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था एफओएस आपका ज्यादा कब होता है और एफओएस कम कब लिया जाता है। अगर रिस्क ज्यादा है तो एफओएस ज्यादा लिया जाएगा, अगर अनसर्टिनिटी ज्यादा है तो एफओएस ज्यादा लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है डेड लोड के साथ में 0.8 लाइव लोड लेंगे या फिर 0.8 टाइम्स ऑफ विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, जो भी बड़ा होगा वो लेंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं अभी कॉलेप्स के लिए। तो कॉलेप्स पूछा है या सर्विसिबिलिटी के लिए कॉम्बिनेशन पूछे हैं, बस इस बात का और जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जो है कैलकुलेशन के बाद जो भी मैक्सिमम मिलेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, ये आईएस कोड 875 में पार्ट 1 2 3 में मेंशन है, जो कि 1987 में आया था कोड। और सिस्मिक लोड्स जो आप लेते हो वो आईएस कोड 1893 1984 से लेते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इनको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। कंसीडर द सेक्शन गिवन, ये जो सेक्शन गिवन है, इन विच कंक्रीट यूज्ड इज M25 ग्रेड, M25 की तो कंक्रीट है और स्टील आपका Fe 415 का है, ठीक है। सेक्शन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द रेनफोर्समेंट यूज्ड, आपको सेक्शन को क्लासिफाई करना है एज पर द LSM। तो LSM में या WSM में भी, दोनों डिजाइन में आप जो सेक्शन क्लासिफाई करते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ रेनफोर्समेंट, एक तो बैलेंस सेक्शन होता है, अगर बैलेंस से रेनफोर्समेंट कम डालोगे तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है, और बैलेंस्ड के कंपैरिजन में अगर रेनफोर्समेंट आपने ज्यादा डाला है तो वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है। यहाँ पर आपको जो इसको चेक करना है वो LSM क्राइटेरिया से चेक करना है। तो LSM का क्राइटेरिया क्या होता है कि आप XU लिमिटिंग निकालोगे सबसे पहले, ठीक है, जो कि स्ट्रेन क्राइटेरिया से आता है। उसके बाद में आप XU निकालोगे अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है, ये अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है, ठीक है, या फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को आप बोल सकते हो XU को। तो इन दोनों को निकालने के बाद इन दोनों वैल्यूज से आप जज कर पाओगे, अगर XU आपका छोटा है XU लिमिटिंग से तो अंडर रेनफोर्स्ड कहलाएगा, बराबर है तो वो बैलेंस्ड कहलाएगा, और अगर बड़ा है XU लिमिटिंग से तो वो कहलाएगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले XU लिमिटिंग निकाल लेते हैं। तो XU लिमिटिंग निकालने के लिए आप शॉर्टकट भी ले सकते हैं, 0.48D यहाँ पर बनता है Fe 415 के लिए। और क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेन डायग्राम अगर देखें तो LSM में फेलियर हमेशा कब आता है, जब कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035 हो जाती है। अगर जिस समय कंक्रीट में स्ट्रेन यानी कि जब फेलियर आया है उस समय कंक्रीट में स्ट्रेन इतनी हुई, उसी समय अगर स्टील में स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइड बाई ES हो जाती है तो इसको बैलेंस्ड फेलियर कहते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है इसको XU लिमिटिंग कहते हैं, ठीक है। इक्वल टू का साइन यहाँ पर मिलेगा, अगर ये साइन ग्रेटर है इसका मतलब क्या है कि वहां पर बेसिकली स्टील यील्ड कर चुका है, उसमें स्ट्रेन आ चुकी है, तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में ये साइन ग्रेटर वाला आएगा, और ओवर रेनफोर्स्ड में ये साइन आपका, ठीक है, कैसा आएगा, स्मॉलर वाला आएगा,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला बनाना जानते हैं, वो फॉर्मूला बनता है 0.0035 डिवाइड बाय 0.0055 प्लस 0.87 FY अपॉन ES द होल मल्टीप्लाइड बाय D। तो अगर आप FY और ES यदि डाल दोगे, ठीक है, FY इसके अंदर 415 है, ES आप 2 × 10⁵ डाल दोगे तो आपको रिजल्ट 0.48D मिल जाएगा। अगर ये FE 250 होता तो उसके लिए 0.53D आप यूज करते हो, ठीक है। ऑलरेडी क्लासेस में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। 192 mm यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब भी आपको WSM हो या LSM हो, आपको जब भी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी होती है तो आप कंसेप्ट लगाते हो C बराबर T, और WSM में इस कंसेप्ट से मैंने फॉर्मूला डिराइव करवा दिया है कि कंप्रेशन एरिया का मूवमेंट टेंशन एरिया के मूवमेंट के बराबर होता है। लेकिन जब आप LSM पढ़ रहे हो तो हमें कंप्रेशन फोर्स निकालना पड़ेगा। इसको भी हमने डिराइव किया था क्लास में, 0.36 FC के स्ट्रेस आ जाती है, मल्टीप्लाइड बाय कंप्रेशन एरिया B × XU है, और जो टेंशन फोर्स लगेगा टेंशन एनफोर्समेंट लेवल पर वो आप निकाल लेते हो। कंप्रेशन फोर्स कहाँ लगता है वो भी हम जानते हैं, ये 0.416 XU डिस्टेंस पर लगता है, ठीक है। एक एक डेरिवेशन मैं आपको क्लासेस में दे चुका हूं, ठीक है। आप अच्छे से उन डेरिवेशंस को रिवाइज करो तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बड़े आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 0.87 FY मल्टीप्लाइड बाय AST, क्वेश्चन के अंदर रेनफोर्समेंट आपको 3 बार 20 की दे रखी थी, तो रेनफोर्समेंट आ रहा है 942.5 mm²। डिवाइड कर दिया इसको 0.36 FC के 20 से, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर विड्थ आपको 250 mm गिवन है, तो यहाँ पर XU आ गया 151.24 mm। और ये जो XU आ रहा है आपका, और जो XUL था लिमिटिंग वाला, इससे ये छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेक्शन कैसा है, कोई भी चीज अगर छोटी आए, रेनफोर्समेंट छोटा आ जाए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस छोटा आ जाए, या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस छोटा आ जाए, किससे, बैलेंस कंडीशन से, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन वो कहलाता है। ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सेक्शन आपका क्लासीफाई हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था। अगर आपसे इसमें MOR पूछे तो MOR निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो स्टील यील्ड कट जाएगी 0.87 FY AST मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.416 XU आप लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, MOR भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्लास से है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द 3 सैंपल ऑफ द कंक्रीट आर इतना इतना एंड इतना, ठीक है। ये सैंपल जो है इसकी जगह बेटर वर्ड स्पेसिमेन है, क्योंकि आपने एक सैंपल जब डिफाइन किया था तो उसमें 3 स्पेसिमेन हम लेते थे, ठीक है। तो कई बार कई सारे एग्जाम में मैंने मिसप्रिंटेड देखा है इसको, ठीक है। तो अगर एग्जाम में भी मिलता है तो आप 3 स्पेसिमेन मान करके फिर आगे बढ़ जाओ। एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, और तीनों की जो है आप उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर उसको चेक करते हो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए इनका एवरेज लिया जाता है, तो इन तीनों का एवरेज ले लेंगे, 3 क्वांटिटी है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे ऐड करके, ठीक है। तो आपके पास में रिजल्ट आ रहा है 20 MPa। और जिस तरीके से हमने ऑप्शन अभी पिछले देखे थे, तो उसके अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर वो भी था कि हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा टेस्ट को, ठीक है। तो उसके लिए IAS कोड का एक क्लोज आता है, वो ये कहता है कि आपकी जो इंडिविजुअल स्पेसिमेन है वो एवरेज से 15% से ऊपर वेरी नहीं करने चाहिए, ठीक है। द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन और इक्वल टू 15% ऑफ द एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो हमें अलग अलग को चेक करें, उससे बेटर ये है कि हम इस एवरेज वैल्यू की 15% की विंडो बना लें, ठीक है। तो 20 MPa से 15% कम करोगे, इसका मतलब 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दो, तो इस वैल्यू से लेकर के, ये तो मिनिमम हो गया, इस वैल्यू से लेकर के 1.15 15% बढ़ा दो इसको, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर अगर सारे स्पेसिमेन दिख जाए तो आप बोल दोगे 15% के वेरिएशन के अंदर है, और अगर इससे बाहर चले जाए तो डेफिनेटली 15% से ज्यादा वेरिएशन है। तो आपने जब इसकी विंडो बनाई तो आपको 17 MPa और 23 MPa मिल रहा है, और आप रिजल्ट देख सकते हो कि 15 MPa यहाँ पर था, 23 तो एज पे था, तो ये तो 15% एग्जैक्टली यहाँ पर डिफरेंस ले रहा है। लेकिन 15 MPa वाला आपका इस रेंज से, जो कि रेंज है 17 से लेकर के 23 से, इससे बाहर चला गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो 15 है ये एवरेज के साथ 15% से ज्यादा जो है ये वेरिएशन ले रखा है। इस वजह से ये सैंपल पर आप भरोसा नहीं करोगे। ये 3 स्पेसिमेन जो आपने चेक किए हैं एवरेज निकालते समय, ठीक है, तो इस रिजल्ट पर आप भरोसा नहीं करोगे। आपको जो आपके रिजल्ट्स निकले हैं उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, एक नया सैंपल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट ए वैलिड सैंपल, दिस विल बी द आंसर। द रेशियो ऑफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR हमने देखा था एज पर द कोडल फार्मूला, वो 0.7 अंडर रूट FC के होता है, ठीक है। और हमने देखा था लोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो हमने 100/100/500 का सेक्शन लिया था, और 3 पॉइंट लोडिंग आपने वहां पर लगाई थी, ठीक है। मिडिल थर्ड्स पर आपने लोडिंग लगाई W/2 और W/2, W किलो न्यूटन में लिया, और वहां पर फिर आपने फार्मूला डिराइव किया था, तो आंसर आया था 0.4 W। ये आपका FCR आया था। FCR वो स्ट्रेंथ है जहां पर बीम के अंदर अगर उतनी स्ट्रेसेज आ जाती है तो बीम के अंदर पहला फ्लेक्सर क्रैक आता है,
ठीक है। तो यहाँ पर W को किलो न्यूटन में पुट करेंगे और यहाँ पर ये आंसर न्यूटन पर mm स्क्वायर में आता है। इसकी भी हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए आपको। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ FC के ये जो M25 में जो 25 है ये FC के रिप्रेजेंट करता है। FC के 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है, जो कि 95% क्यूब्स की स्ट्रेंथ जो होगी वो इस वैल्यू से ज़्यादा होगी, 25 MPa से ज़्यादा होगी। ठीक है, FCK की डेफिनेशन भी क्लियर है आपको। तो 0.7 अंडर रूट FCK लगा दो। ठीक है, तो 0.7 अंडर रूट FCK डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला यानी कि FCK बोला है, तो आप सीधा सीधा 0.7 डिवाइड बाय अंडर रूट 25 भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 0.14। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिजाइन द बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन। क्वेश्चन के अंदर इफेक्टिव स्पैन मेंशन है। ठीक है, 6 मीटर टू सपोर्ट अ टोटल लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ऑफ द बीम। क्वेश्चन के अंदर वेट आपको इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ऑफ द बीम दे रखा है, यानी कि आपको अलग से वेट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं दी जाती तो हमें डेड लोड यानी कि जो सेल्फ लोड होता है उसको भी इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो यूजिंग द LSM डिजाइन विड्थ ऑफ द बीम इज लिमिटेड टू 250 mm। 250 mm से ज्यादा विड्थ नहीं रख पाएंगे, तो हम लोग एज्यूम ही 250 mm कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर डेप्थ निकालना हमारा सिर्फ एक टारगेट रहेगा। द लोड फैक्टर फॉर द लाइव लोड एंड द डेड लोड इज 1.5। नहीं भी देता तब भी हम जानते हैं एज पर द IS कोड इतना होता है। यहाँ पर जो कंक्रीट की ग्रेड दी थी वो M15 दी थी और FE 415 ग्रेड आपको बोला गया है। ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है जिसमें M15 ग्रेड दिया है। वैसे आप लोग जानते हैं कि M15 अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख चुके हैं ऑलरेडी कि सबसे इजी जो एक्सपोजर कंडीशन है वो माइल्ड है, और माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के अंदर भी आपको बेसिकली M20 मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC लगता है किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए। तो M15 ग्रेड आप RCC कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, एलिमेंट बनाते समय तो एटलीस्ट नहीं कर पाओगे। PCC आप करना चाहो तो PCC कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब होता है हमें साइज पता लगाना है, और साइज पता लगाने के बाद हमें उनमें रेनफोर्समेंट भी पता लगाना है। ठीक है, तो साइज और रेनफोर्समेंट निकालना इस क्वेश्चन का टारगेट है, जिसमें से विड्थ ऑलरेडी हमने इतना एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद सिर्फ डेप्थ निकाल देंगे और रेनफोर्समेंट निकाल देंगे, काम हो जाएगा। क्वेश्चन LSM से करना है, ये भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले टोटल जो आपका लोड गिवन है, जो टोटल लोड गिवन है वो कितना है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ से हम फैक्टर लोड निकाल देंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 18 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये फैक्टर लगा चुके हैं, तो बेंडिंग मूवमेंट आपका आ जाएगा WL स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर सिंपली सपोर्टेड कहीं पर भी मेंशन नहीं था, तो जब जब भी बीम बोली जाए आपसे, आप सिंपली सपोर्टेड बीम मान करके डिजाइन करते हो आप आगे। ठीक है, तो 81 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका आ गया। अब डिजाइनर जब जब भी डिजाइन करता है वो हमेशा डक्टाइल डिजाइन चाहता है। डक्टाइल डिजाइन कब होती है, जब हम रेनफोर्समेंट या तो बैलेंस्ड के बराबर डालें या फिर बैलेंस्ड से कम डालें। ठीक है, तो कम रेनफोर्समेंट डालते हो आप तो MU जो आपका है, यानी कि जितना मोमेंट आपको रजिस्ट करवाना है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू MUL। ठीक है, इक्वल टू होगा जब बैलेंस्ड होगा, लेस देन होगा जब अंडर रेनफोर्स्ड होगा। तो इस वजह से ये कंडीशन आप लगाते हो, तो MU शुड बी लेस देन इक्वल टू MUL। तो बैलेंस्ड कंडीशन में, ठीक है, आप जब ये रिजल्ट निकालोगे तो 0.36 FCK बीन टू XUL D माइनस 0.416 XUL, बेसिकली दिस इज द लीवर आर्म। तो 81 किलो न्यूटन मीटर आपका मोमेंट आया था, पुट किया आपने, लेस देन इक्वल टू 0.36 FCK जो दे रखा था उसी से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने गलत दिया, जैसा दिया है उसी से आप इसको सॉल्व करो। मल्टीप्लाइड बाय 250, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.48D, 415 की ग्रेड है, तो 415 की ग्रेड के लिए जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो 0.48D लिया जा सकता है, D माइनस 0.416 0.48D। तो इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन आपका बचा है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बना रहा है, तो क्वाड्रेटिक क्या, यहाँ पे D कॉमन आ जाएगा और D स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, तो आपको जो है सिंपली स्क्वायर रूट लेना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 395.21 mm आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो डेप्थ आप प्रोवाइड करोगे वो 395.21 mm से बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के इतना मूवमेंट रजिस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इससे बड़ी डेप्थ देंगे, बड़ी डेप्थ देंगे तो रेनफोर्समेंट फिर हम कम डालेंगे, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन आपका ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर ये रहता है कि 395.21 mm जो आपका जब भी निकलता है तो उसको मैं 5% से बढ़ा देता हूँ, और ये आपका इफेक्टिव है, तो इसमें आप इफेक्टिव कवर ऐड कर देंगे तो टोटल डेप्थ आपको मिल जाएगी, फिर मैं उसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स यूज द नॉमिनल कवर 25 mm बीम के अंदर। ठीक है, और 20 mm की मैं बार डायमीटर अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो कैपिटल D जब निकालने जाएंगे तो जो वैल्यू मिली है आपको, ठीक है,
ताकि हमको बार बार ट्रायल ना करना पड़े। 1.05 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 25 नॉमिनल कवर है, और प्लस इसमें ये किया आपने बार डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो ये इफेक्टिव कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल डी जो ओवरऑल डेप्थ है वो आ रही है 449.97 mm। ठीक है, राउंड ऑफ करके 450 mm ले लिया, तो स्मॉल डी यदि निकाले तो 450 माइनस 25 माइनस 10, तो आपका 415 mm आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपकी 395.21 की थी, आप प्रोवाइड इतना कर रहे हो 415 mm, तो आपने कंक्रीट ज़्यादा लिया है, मोमेंट आपको 81 रजिस्ट जब करवाना होगा, तो बेसिकली हम लोग फायदा उठा लेंगे किसका, रेनफोर्समेंट कम डाल देंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यदि निकालें तो आपने C बराबर टी लगा दिया, C बराबर टी लगा करके आपने यहाँ पर FY आपको 415 ग्रेड गिवन था, AST आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाई B, तो XU आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ AST। ठीक है, तो AST की टर्म्स में XU आ गया। अब MU को आप बराबर कर देंगे किसके बराबर, जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका मोमेंट अप्लाइड है वो मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, MOR के बराबर हो जाएगा, 0.87 FYAST मल्टीप्लाइड बाई D माइनस 0.416 XU। तो यहाँ पर अगर आप XU को डाल दोगे AST के टर्म्स में, तो AST अननोन बचेगा, AST आपका आ गया 655.64 mm², और दूसरा आ रहा है 3080। बड़े वाले को ऑब्वियसली छोड़ देंगे, जब छोटे से काम हो रहा है तो ज़्यादा रेनफोर्समेंट क्यों डालें, इकोनॉमिकल बनाने के लिए। ठीक है, तो मैथ्स से रिजल्ट तो ये आ रहे हैं दोनों, लेकिन छोटा हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे 655.64 mm²। अब जब भी आप रेनफोर्समेंट कभी भी आंसर दोगे तो रेनफोर्समेंट का आंसर देने से पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को जरूर चेक करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो XU देख लेते हैं। XU आपका 0.267 AST था, AST को पुट किया तो 175.06 हुआ, लेस देन 0.48 D है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, जो कि हम पहले ही समझ चुके थे। ठीक है, नाउ वी विल चेक द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट बीम के लिए। जो IS कोड कहता है कि मिनिमम कितना होता है, 0.85 अपॉन FY इज इक्वल टू AST अपॉन BD। इक्वेशन में पुट किया डेटा, AST आ गया 212.5, और आप जो रेनफोर्समेंट दे रहे हो वो 655.64 है, इसका मतलब मिनिमम से ज़्यादा है, इसका मतलब ओके, मिनिमम का क्राइटेरिया यहाँ पर आपका ओके चल रहा है। मैक्सिमम जो टेंशन रेनफोर्समेंट आप दे सकते हैं वो 0.04 BD है, यानी कि 4% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन है। तो आप बस यहाँ पर ध्यान देना, IS कोड ने कैपिटल D बोला है, यानी कि ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 4% आपको लेना है। और जब आपने मिनिमम की कैलकुलेशन की थी तो IS कोड ने स्मॉल d बोला था, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो 0.04 मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय D किया, कैपिटल D किया। ठीक है, तो आपको रिजल्ट कितना मिला, 4150। यहाँ पर कैपिटल D करना था आपको, है ना, कैपिटल D। तो कैपिटल D आपका 450 था, 450 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मिसप्रिंटेड है, 450 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 450। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा आपका 4500। तो ये जो रिजल्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ये मिसप्रिंटेड है, 4500 mm² आपका मैक्सिमम एरिया की लिमिट आ गई। ठीक है, जो आपने एरिया प्रोवाइड किया है वो 655.64 किया है, इसका मतलब मैक्सिमम से कम है। तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्राइटेरिया यदि आप देखें तो दोनों के बीच में आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, इसका मतलब ओके है। सूटेबल बार्स कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो 2 बार 20 की और 1 बार अगर आप 12 की डाल देते हो तो आपको 655.64 से जस्ट बड़ा एरिया रेनफोर्समेंट का मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर साइज ऑफ द RC बीम है इज रेस्ट्रिक्टेड, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्टेड टू 250 बाय 500 mm। इसका मतलब ये है कि हम साइज को 250 बाय 500 से बढ़ा नहीं सकते, है ना, बढ़ा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड वर्ड यदि क्वेश्चन में मिलता है तो हमें लगता है, ठीक है, हमें ऐसा एहसास होता है कि ये डबली रेनफोर्स सेक्शन बना सकता है, क्योंकि डबली रेनफोर्स सेक्शन कब आता है, जब विड्थ और डेप्थ रेस्ट्रिक्टेड होती है, उस समय डबली रेनफोर्स सेक्शन आपको डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इट कैरीज अ सुपर इम्पोज लोड ऑफ 25 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द स्पैन ऑफ 6 मीटर यूजिंग LSM। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्टील। M20 ग्रेड दिया है, 415 आपको ग्रेड स्टील का दिया है, और इफेक्टिव कवर आपको 40 mm दे रखा है। तो सबसे पहले इस डेटा को समझ लेते हैं। चांसेस है कि इस क्वेश्चन के अंदर डबली रेनफोर्स सेक्शन आएगा, और वो पता कैसे लगता है,
अगर आपने सेक्शन का टाइप आपने निकालने की कोशिश की और ओवर एनफोर्स सेक्शन बनने वाला हो, तो ओवर एनफोर्समेंट कभी भी डिजाइनर अलाउ नहीं करता, क्योंकि सेक्शन जब फेल होता है तो ब्रिटल फेलियर देता है। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि हमारा सेक्शन का टाइप फर्स्ट ट्रायल में ओवर एनफोर्स्ड वाला निकल करके आए, ठीक है। यानी कि जो MU आएगा आपका, वो MUL से बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंट रजिस्ट करवाना है वो ज़्यादा है बैलेंस्ड की कैपेसिटी से। तो दो ऑप्शन बनते हैं, या तो आप ओवर एनफोर्स कर दो, ठीक है, या फिर आप डबली कर दो। ओवर एनफोर्स करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो ब्रिटल फेलियर देता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डबली रेनफोर्स सेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दिया गया है सुपर इम्पो, अच्छा ये जो 500 mm है, यहाँ पर आपको बता नहीं रखा है कि इफेक्टिव है टोटल है, तो इसको हमेशा टोटल मानते हैं कि ये टोटल डेप्थ है। इट कैरीज ए सुपर इम्पोज लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सल्फेट नहीं लिखा हुआ है, तो बेसिकली आप सल्फेट निकालेंगे यहाँ पर, है ना, सल्फेट आपको निकालना पड़ेगा। दिस विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज द अप्लाइड लोड। तो ये अप्लाइड लोड है, इसके अंदर सल्फेट इंक्लूड नहीं है, तो सल्फेट आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। LSM तो आपको दे ही रखा था, वरना इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो WSM की तरफ जाता हो। तो अगर आप LSM नहीं भी लिखते तब भी हम LSM मेथड लगाते हैं। स्पैन आपको 6 मीटर का दिया हुआ है। जब भी आपको स्पैन दे, और क्लियर स्पैन या इफेक्टिव स्पैन ऐसे करके मेंशन ना करें, इसको इफेक्टिव स्पैन आप मान सकते हो। तो इस इफेक्टिव स्पैन जो है वो 6 मीटर का है। अब देखिए जरा कि ये टेबल क्या है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में टेबल आपको बता रखी है, जिसमें ये FYD है। FYD का मतलब है द यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द डिजाइन। तो डिजाइन यील्ड स्ट्रेंथ जब आप बोलोगे तो यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगेगा। स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 होता है, तो 0.87 FY ऐसा होता भी है। अगर ये नहीं भी बोलता तब भी हमें पता था, ठीक है। चलो, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इस टेबल को देने का मतलब भी यही होता है कि आप डबली रेनफोर्स सेक्शन के अंदर घुसने वाले हो, ठीक है। तो आपको दो दो जगह से हिंट मिल रहा है कि आपका सेक्शन डबली रेनफोर्स सेक्शन आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ क्वेश्चन के अंदर हम निकाल लेंगे। इफेक्टिव कवर आपको 40 दिया था, तो 500 माइनस 40 किया, 460 mm आ गया। लोड कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। सेल्फ वेट लिया 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कर देते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप तो डेड लोड पूरी बीम का निकाल दो, ठीक है। तो आपको 6 मीटर का स्पैन दिया था, कितना दिया था? 6 मीटर। तो दिस इज 6 से आपने मल्टीप्लाई किया है, टोटल लोड आ जाएगा सेल्फ लोड, ठीक है। अगर यूडीएल में कन्वर्ट करना है तो लेंथ से डिवाइड कर दो, 6 से 6 वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है। जो सुपर इम्पोज लोड था वो 25 था, तो टोटल लोड 28.125 हो जाएगा। इस पर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देना 1.5 का, क्योंकि LSM मेथड चल रहा है। अगर WSM चल रहा होता तो सर्विस लोड पर कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आपका अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है वो 189.84 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, है ना, यानी कि बेंडिंग मोमेंट बैलेंस्ड कंडीशन के कोरोस्पॉन्डिंग, यानी कि जो सेक्शन आपको गिवन है वो कितना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रजिस्ट करवा सकता है बैलेंस्ड कंडीशन के कोरोस्पॉन्डिंग, और वो डेफिनेटली इस वैल्यू से छोटा आएगा। तो MU लिमिटिंग यदि हम निकालें तो 0.36 FC के B इंटू एक्सियल, ये तो कंप्रेशन फोर्स हो गया, ये लीवर आर्म हो गया, ठीक है। LSM के अंदर ये डेरिवेशन सारे दिए हुए मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ से अब जब रिजल्ट निकाला तो 145.96 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, जो कि कैसा है? छोटा है MU जो आपने अप्लाई कर रखा है। तो मूवमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी बैलेंस्ड की छोटी आ रही है अप्लाइड मूवमेंट से, और आपको ज़्यादा रजिस्ट करवाना है। तो इसका मतलब क्या है? आप या तो ओवर एनफोर्स की तरफ जाओ, लेकिन नहीं जा सकते हैं क्योंकि ब्रिटल फेलियर देगा। इस वजह से डबली रेनफोर्स सेक्शन हमको यहाँ पर डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन कैसे डिजाइन होगा, उसका कंसेप्ट क्या है कि कंप्रेशन में यहाँ पर कंक्रीट वीक पड़ रहा था, तो वीक है तो आपके पास में फिर दो ऑप्शन होते हैं कि आप या तो कंक्रीट का साइज बढ़ा दो, लेकिन यहाँ पर बीम रेस्ट्रिक्टेड था तो साइज बढ़ा नहीं सकते थे। तो इस वजह से हेल्प के लिए आपने किसको बुलाया? रेनफोर्समेंट को आपने बुलाया, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट यहाँ पर आपने दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टडी करने का तरीका है वो क्या है कि ऊपर वाले पार्ट में पूरा कंक्रीट मानो, ये तो आपका पहला फिगर हो जाएगा। इस कंक्रीट के कोरोस्पॉन्डिंग जो कंप्रेशन फोर्स आएगा उसको C1 कह देंगे। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि C1 T1 इस सेक्शन के अंदर आपका होल्ड करेगा, ठीक है। तो जितना भी रेनफोर्समेंट यहाँ पर इस कंप्रेशन फोर्स को बैलेंस करने के लिए देना पड़ेगा वो T1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपने रेनफोर्समेंट दिया है उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो C2 आएगा, और यहाँ पर इसको बैलेंसिंग फोर्स T2 लग जाएगा, तो C2 बराबर T2 यहाँ पर होगा। तो बेसिकली जो टोटल क्रॉस सेक्शन के अंदर कंप्रेशन फोर्स है C1 प्लस C2, वो T1 प्लस T2 के बराबर हो जाएगा। T1
प्रोड्यूस करवाने के लिए जो रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा वो AST1 है, T2 प्रोड्यूस करवाने के लिए जो रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा वो AST2 है ना। अब यहाँ पे बस एक बात और ध्यान रखनी है कि एक्चुअल कंक्रीट का एरिया न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इतना है ही नहीं, यहाँ पर आपने रेनफोर्समेंट दे दिया तो बेसिकली यहाँ पर होल है ना कंक्रीट के, तो रेनफोर्समेंट का एरिया तो आप प्लस कर देंगे और कंक्रीट का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रेनफोर्समेंट का एरिया यानी कि रेनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लस कर देंगे और कंक्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस कर देंगे, स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं टेंशन रेनफोर्समेंट की AST1 के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पहला वाला फिगर है ये बेसिकली बैलेंस्ड कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो रिजल्ट दे रहा है, मोमेंट रजिस्ट कर पा रहा है वो 145.96 है। ठीक है, तो 145.96 आप यहाँ पर बैलेंसिंग मोमेंट के बराबर इसको कर देंगे, C1 T1 बराबर करेंगे तो AST1 आ जाएगा। AST1 क्वेश्चन के अंदर आ रहा है 1100 mm²। ठीक है, तो 1100 mm² आपका जो अगर आप यहाँ पर एनफोर्समेंट देते हो तो बेसिकली वो मोमेंट जो रजिस्ट करवा पाएगा वो 145.96 होगा, लेकिन मोमेंट ज़्यादा लग रहा था, लोडिंग ज़्यादा थी, तो इस वजह से आपको रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा कंप्रेशन साइड में भी। ठीक है, तो सेकंड कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि AST2 कैसे कैलकुलेट होगा। जो बचा हुआ मोमेंट है वो सेकंड वाला पार्ट जो है वो आपका रजिस्ट करवाएगा, दिस पार्ट। तो जो बचा हुआ मोमेंट है टोटल में से, ठीक है, 145.96 माइनस कर दिया तो 43.88 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट आ गया। तो ये मोमेंट जो है ये रजिस्ट करेगा और इस जगह पर कंप्रेशन फोर्स आएगा। ठीक है, दिस विल बी द कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, हियर इट विल बी द कंप्रेशन फोर्स। और ये जो आपका कंप्रेशन फोर्स आ रहा है बेसिकली ये कितना है, ये C2 है। इसमें स्टील का इफेक्ट तो आपको प्लस करना है और कंक्रीट का इफेक्ट माइनस करना है। और इस जगह पर जो आपका टेंशन फोर्स है इसको मैंने T2 कहा है, तो 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय AST2, ये तो T2 हो गया। क्योंकि आप बैलेंस्ड कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग ले रहे हो तो डेफिनेटली स्टील जो टेंशन वाला होगा वो तो यील्ड करेगा ही करेगा। तो 0.87 Fy AST2 मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। कंप्रेशन और टेंशन फोर्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लीवर आर्म। तो यहाँ पर जो लीवर आर्म है स्मॉल d में से आप d डैश को माइनस कर दो। ठीक है, तो पुट करें तो इसको वैल्यू को 43.88 जो बैलेंसिंग चाहिए 0.87 Fy AST, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी आपका कितना था, स्मॉल डी आपका 460 है, तो 460 में से डी डैश को आपने माइनस कर दिया तो AST2 आ गया। तो टोटल जो टेंशन एनफोर्समेंट है फर्स्ट फिगर का प्लस सेकंड फिगर का 1390.1 mm² आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट अब आपको निकालना है तो उसके लिए C2 बराबर T2 की इक्वेशन आप लगा सकते हैं। तो ASC कंप्रेशन एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय FSC करोगे तो ये तो स्टील का इफेक्ट दे देगा, यानी कि स्टील ने जो फोर्स यहाँ पर डेवलप किया है उतना है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जब आप स्ट्रेस डायग्राम बनाते हो तो स्ट्रेस डायग्राम का कुछ पार्ट तो रेक्टेंगुलर चलता है और कुछ पार्ट आपका पैराबोलिक चलता है। स्टील बहुत ऊपर जनरली देते हैं, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर जो कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेस आएगी वो 0.45 FCK के बराबर आएगी। तो जो आपने माइनस किया है वो इसलिए किया है क्योंकि कंक्रीट यहाँ पर बेसिकली आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट था लेकिन फर्स्ट फिगर की कैलकुलेशन में आपने इसको पूरा फिल किया, तो एक बार कंक्रीट प्लस कर दिया तो दूसरी बार आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 0.45 FCK मल्टीप्लाइड बाय ASC, ये कंक्रीट ने जो कंप्रेशन फोर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया था, ठीक है, वो आपने वापस माइनस करवा दिया। तो 0.87 Fy AST2 के बराबर किया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, FSC, यानी कि हमें नहीं पता कि स्टील के अंदर स्ट्रेस कितनी होगी। तो स्टील में स्ट्रेस निकालने के लिए आप यहाँ पर स्ट्रेन डायग्राम का सहारा लोगे। ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम अगर आप देखें तो स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसे होगा। जब भी फेलियर आता है कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035 होती है। ठीक है, तो स्टील में इस लेवल पर स्ट्रेन कितनी होगी वो निकाल सकते हैं। ये वाली जो डेप्थ चल रही है ये आपकी एक्सियो लिमिटिंग चल रही है। ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन में इसको हम डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रेन आएगा उसको मैं E' कह दूंगा। तो अगर आप सिमिलर ट्रायंगल लगाएं तो E' की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो E' आप देख सकते हो यहाँ पे E' डिवाइडेड बाय एक्सियो लिमिटिंग में से आपको D' माइनस करना है, एक्सियो लिमिटिंग में से D' माइनस करना है, और दैट इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाय दिस टोटल डेप्थ दैट इज इक्वल टू एक्सियो लिमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिली 0.002865। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी क्वेश्चन के साथ, उससे आप क्या निकाल देंगे, उससे आप लोग निकाल देंगे कि वहां पर स्ट्रेसेज स्टील में कितनी आ रही है। ठीक है, तो वहां पर जो आपका इंटरपोलेशन करेंगे, इंटरपोलेशन के बाद जो वैल्यू आपको स्ट्रेन की मिल रही है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इतना मिल रहा है 0.97815 FYD आपकी डिजाइन यील्ड स्ट्रेंथ थी, दैट इज इक्वल टू FY डिवाइड बाय 1.15 पुट किया 352.98 न्यूटन पर mm² आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आप जो C बराबर T आप इक्वेशन यूज करो, C2 बराबर T2, उस इक्वेशन में आप ASC के लिए आप इसको पुट कर देंगे डेटा को। ठीक है, तो जो आपका FSC था वो आपने पुट कर दिया
और आपको ASC मिल गया 303.75 mm²। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिज़ाइन है आपकी डबली रेनफोर्समेंट। किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, कई बार टेबल नहीं दी जाती तो क्या किया जाता है, कई बार D'/D का रेशो दिया जाता है तो क्या किया जाता है, हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एन आइसोलेटेड एल बीम इज गिवन इन द फिगर, इट इज सिंपली सपोर्टेड एंड इट हैज़ एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर। द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 4 नंबर ऑफ बार्स, 20 mm डायमीटर है, Fe 415 का स्टील दिया हुआ है, एंड कंक्रीट इज यूज्ड इज ऑफ ग्रेड M20। आपको निकालना है टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना है और आपको ये बताना है द मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी बीम की कितनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम जो है रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग ट्राई करें। ठीक है, एल सेक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, यदि आप डेरिवेशन जो मैंने आपको क्लासेस में करवाए हैं, यदि आपको डेरिवेशन आते हैं तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टी सेक्शन का भी मैंने आपको क्लासेस में डेरिवेशन करवाया था, जिसमें हम करते थे कि पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन एक तो अलग कर लेते थे और फ्लेंजेस के ऊपर हम कैलकुलेशन करते थे कि फ्लेंजेस आपका किधर होगा किधर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग और देखने वाले हैं कि डबली रेनफोर्स्ड बीम कैसे डिज़ाइन की जाती है, टी बीम या एल बीम कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन हम देखेंगे LSM से, IS कोड हम देखेंगे, शेयर डिज़ाइन हम लोग स्टार्ट कर देंगे और डिज़ाइन बॉन्ड एंड एनकरेज उसके भी क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।